नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है? हालांकि देखिए, ईडी की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दावा यही कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। खुद अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। आज सुबह केजरीवाल ने दावा किया, बीजेपी अब मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। 2 साल से सभी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, लेकिन किसी एजेंसी को एक पैसा तक नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां है? केजरीवाल ने यह सवाल भी पूछा। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि अगर कानूनी समन आएगा तो फिर पालन करूंगा। केजरीवाल ने समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और पूछा कि ठीक चुनाव से पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के सवालों को लेकर पलटवार करते हुए कह दिया, अब बवाली भी सवाली बन गए। बीजेपी पूछ रही है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो सवालों से क्यों भाग रहे हैं? ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए क्यों नहीं जाते? आखिर उन्हें किस बात का डर है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। तो इसी वार पलटवार के बीच कुछ सवाल हमारी तरफ से भी पूछना जरूरी हो जाते हैं। क्या गिरफ्तारी के डर से ही केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? क्या ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत है? क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल की बारी है? और सवाल तो यह भी है, क्या केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है? क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है? क्या बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद आरोपों के दाग धुल जाते हैं? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। पहले सियासी वार पलटवार। दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है, इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। बवाली अब सवाली बन गए। आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे। ये नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे। 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था। इसलिए मैंने कहा, अब बवाली अब सवाली बन गई। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न करूं। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था, और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता है उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है। पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी और सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहे। क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से और नियमों से ऊपर हो गए? आखिर ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। सीबीआई ने सम्मन भेजा था, सीबीआई के सामने गए। अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है। हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि ये सम्मन गैर कानूनी है। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानूनी छूट दे दे? तो क्या इस देश में कानून का राज समाप्त हो जाए और कानून भी यह विभेद करे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी।
आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल। आज हमारे साथ जो मौजूद है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेश गुप्ता, बांसुरी स्वराज प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करती हूँ आज राजेश गुप्ता जी आपके साथ, और आप मुझे बताइए कि जो बात ईडी नहीं कह रही है कि साहब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, उसकी जानकारी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कैसे है कि आप लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो होगी? देखिए, ये बात हमने संजय सिंह जी के मामले में भी कहा था, मनीष जी के मामले में भी बताया था, और किस तरीके से रेड डालने के बहाने आते हैं, कुछ मिलता है नहीं। आप ही के चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स पे हम रोज़ देखते हैं, कहीं छापा पड़ता है तो नोट मिलते हैं, ईडी उसको नोट लिख देती है, ईडी नोट्स बहुत सारे, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। यहाँ क्या मिला? क्या संजय सिंह जी के घर से मिला? क्या मनीष सिसोदिया जी के घर से मिला? उसके बाद अब अरविंद जी को आप ईडी सम्मन भेज देगी, किस लिए? अब हम पूछ रहे हैं कि किस लिए, तो कुछ उसका बताते नहीं है। बस एक ही चीज चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, किसी तरह अरविंद केजरीवाल को पकड़ लो। जो 338 करोड़ का जिक्र आया, अब अपने बनवाते जो मर्जी बना लो, उसमें कोर्ट ने भी कहा टेंटेटिवली, बड़ा साफ वो शब्द इस्तेमाल करा है, और ये कहा कि 3 महीने में आप इसको पूरा करें। आप किसी को जबरदस्ती लगातार थोड़ी जेल के अंदर रख सकते हैं। पर उसकी वजह से सर बेल तो नहीं दी ना, उसकी वजह से बेल डिनाई हुई और अभी भी सलाखों के पीछे ही है। अरे देखिए एक मिनट देखिए, एक बात को समझिए कि जो इन्होंने पीएमएलए एक्ट के अंदर बदलाव करे, कोर्ट तो कानून से चलेगा। कल को कानून देश के अंदर आ जाए कि 30 साल से नीचे का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो नहीं लड़ पाएगा। कल को आ जाए कि महिला कोई एंकर नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती। कोर्ट क्या करेगा उसमें? ये कानून बनाते हैं ऐसे कि लोगों को उसमें फंसा लेते हैं। आप समझिए, पीएमएलए एक्ट के अंदर जो बदलाव करे हैं, जो बाबा साहब के ने जो संविधान बनाया था, उसमें रोज बदलाव करते हैं ये अपने हिसाब से। अब कोर्ट इसको देख रहा है, ईडी अगर देखती है ढीली पड़ती है तो सीबीआई का करवा देते हैं केस। दुनिया भर के केस इन्होंने चलाए हुए हैं, सिर्फ लोकसभा के चुनाव से मतलब है। 2 साल से तुल रहे हैं। ट्रायल शुरू हुआ, आप बताइए कि ट्रायल शुरू कर पाए? क्या सबूत मिले? बार बार एक बात पूछी जा रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी बहुत सारी रेट्स देखी है टीवी के ऊपर, कहां 1 रुपया इनको मिला? झुंझुना नहीं मिला। लॉकर में, दफ्तर में, घर पे, मकान पे, रिश्तेदारों पे पोस्टर छापने वाले जो आम आदमी पार्टी के लिए थे, उन तक पे इन्होंने छापे मारे, उन पे दबाव डाला कि आप कुछ बोल दो। इनको मिल क्या रहा है? सीबीआई ने बुलाया, अरविंद जी गए, आज ईडी बुला रही है, और वकील कह रहे कि गैर कानूनी है। 4 सवाल पूछे, उसका जवाब ईडी नहीं दे रही। अरविंद जी जाते हैं बाहर, उसके ऊपर भेज देते हैं, उनको पता अरविंद जी नहीं है, या फिर तीसरा सम्मन भेज देते हैं। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ चुनाव है, लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक माहौल बनाना है। अरविंद जी नहीं होंगे तो उनको लगता है कि माहौल आसान हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, दिल्ली और गुजरात, जहां पर इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है कि 5 सीटें हार गई। सारे सवालों की अभी जवाब दे रहे हैं आप। टाइमिंग के लिए कुछ बचा के रखिए ना, जो आप लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। रुक जाइए, एक एक करके बात करेंगे। पहले तो आप ये जो कह रहे हैं कि साहब समन ही गैर कानूनी है ना, बांसुरी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास लेकर चलते हैं जरा इस चर्चा को। बांसुरी, तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब यहां पर ईडी का इस्तेमाल बीजेपी केंद्र सरकार के जरिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को परेशान करने के लिए कर रही है। बांसुरी जी बिल्कुल नहीं, ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो केवल अपना काम कर रही है। रही बात ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन इलीगल है, देखिए आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी हैं और मुख्यमंत्री हैं, वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसीलिए जब ईडी बुलाती है तो पहले समन में कह देते हैं मैं चुनाव प्रचार में हूं, दूसरे समन के लिए कह देते हैं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं विपासना की मेडिटेशन की वर्कशॉप में जा रहा हूं। और कल तो उन्होंने कोई बहाना भी नहीं बनाया, उन्होंने इतना उद्दंड पत्र भेजा है ईडी को कि मैं नहीं आऊंगा, आप प्रश्नावली भेजिए। मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश का कानून मुख्यमंत्री और एक सामान्य नागरिक दोनों पर समानता से लागू होता है। कोई सामान्य व्यक्ति, क्या आपके और मेरे जैसा व्यक्ति ईडी को ऐसा रिस्पांस देता? जी बिल्कुल नहीं देता। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि यदि ईडी ने आपको समन करा है तो आपको वहां पर उनके समक्ष जाना जरूरी है और सच्ची पूरी का पूरा अपना साक्ष्य देना जरूरी है। बांसुरी, सवाल ये, क्योंकि आप तो वकील भी हैं और आप बढ़िया तरीके से इस कानून की जो बारीकियां हैं वो बता रही हैं, आप खुद ही कह रही हैं कि साहब बहुत ही
उदंड जवाब आपने कहा ना जो अरविंद केजरीवाल जी ने एजेंसी को भेजा है, तो फिर एजेंसी क्या कर रही है? जाकर गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती अरविंद केजरीवाल को? ढील क्यों दी जा रही है इतनी अरविंद केजरीवाल को? ये पूछ रही हूं फिर। देखिए ऐसा है, हाँ जी, देखिए ये सवाल का जवाब केवल ईडी बता सकती है। मैं यहाँ पे ईडी का माउथपीस नहीं हूं, मैं यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता हूं। अच्छा। पर हाँ, इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, और इसके लिए ये मैं प्रमाण के साथ कहती हूं। 20 अक्टूबर 2023 का ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी मैं केवल एक वाक्य आपके समक्ष रखूंगी, पैराग्राफ 85 का। This court will not insinuate or impute any political motives to the investigating agencies in absence of any material on record and does not consider it a prima facie case of no evidence at all। यानी कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील जो इस समन को बार बार इलीगल कह रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबी बहस करी थी और ये कहा था, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात उठाई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये जजमेंट है जो कहती है कि जी नहीं, ईडी और सीबीआई पे किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, और ये केस ऐसा है जहां पे प्राइमा फेसी एविडेंस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कोर्ट पाती है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हो चुकी है। 13 दिसंबर 2023 ये जो अभी आपने 20 अक्टूबर 2023 वाली हाईकोर्ट का ये आदेश का हिस्सा पढ़कर सुनाया, उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुनाइए। राजेश गुप्ता जी, यही वजह है क्या कि मीडिया के सामने आकर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि साहब देखिए ईडी गैर कानूनी समन भेज रही है, गैर कानूनी समन भेज रही है, लेकिन हकीकत आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अगर इसको चुनौती दे दी अदालत में तो अदालत से फिर यही टकासा जवाब सुनने के लिए मिलेगा। इसी वजह से ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो मीडिया के सामने लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा। देखिए, अभी आपने बहुत सारी कानूनी बातें सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी एक आम आदमी से जाके सड़क पे पूछेंगे ना, वो आपको बताएगा कि सीबीआई और ईडी के क्या हालात है हिंदुस्तान के अंदर। आपको इस बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी आदमी, कितने ईडी ने कितने सम्मन बीजेपी के नेताओं को भेजे हैं, शुभेंदु अधिकारी को कितने सम्मन जा रहे थे, उसके बाद में भाजपा में आने के बाद में कितने सम्मन चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी बना के रहते थे, कितने सीबीआई और ईडी के केस से क्या हुआ अजीत पवार जी के साथ में, जिसके लिए मोदी जी ने छाती ठोक के क्या 70,000 करोड़ का, पता नहीं कितने हजार करोड़ का, लाख का ध्यान ही नहीं रहता, इतनी जीरो लगा दी थी कि ये सारी लिस्टें मैं भी लेकर आई थी, सारी लिस्टें मैं भी लेकर आई थी। मैं भी एक दो आंकड़ा पढ़ देती हूं। एक बीजेपी का नेता बताइए जिसको ईडी ने समन भेज दिया, ये सारे के सारे निर्मा वॉशिंग पाउडर में साफ होके आ जाते हैं। मैं बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वही आंकड़ा पढ़ रही हूँ। एक सेकंड सुनिए तो राजेश गुप्ता जी, 2014 से 2022 तक का आंकड़ा मेरे पास है। इसमें 121 देश के बड़े पॉलिटिशियंस जो ईडी की जिन पर नजर है, और उनमें 95% हिस्सा जो है वो विपक्ष के नेताओं का, जो बात आप कह रहे हैं। और ये जो बात आपने कही सर, इसकी भी लिस्ट हमारे पास है कि कैसे हसन मुशर्रफ हो गए, अजीत पवार हो गए, है ना सर, वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, कि उनको लेकर बीजेपी कितनी आक्रामक रहती थी, केंद्रीय एजेंसी के जांच के वो घेरे में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में आए तो फिर वो जांच ठंडे बस्ते में। लेकिन एक बात अभी आपने कही ना, उसी से मेरा सवाल है जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कि साहब ये इतनी कानूनी बातें कर रही हैं, आप सड़क पर जाइए और आम आदमी से पूछिए। तो सर सड़क पर जब हम जाते हैं और आम आदमी से पूछते हैं तो वो एक बात का और जिक्र करता है, वो कहता है कि साहब 2013 से पहले यही अरविंद केजरीवाल थे, शुचिता की राजनीति का पाठ पढ़ाया करते थे सर इसी आम आदमी को देश के, और बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते थे सर। बाद में कितनों से माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने, और कहते थे साहब ये इन पर आरोप हैं, कम से कम इन्हें इस्तीफा तो दे देना चाहिए और फिर इन पर कार्रवाई होगी, देख लिया जाएगा। तो सर वो करके तो दिखा दें, जो कहते थे, जिसको लेकर राजनीति में आए थे, ईमानदारी वाला जो उनका यूएसपी था, उस पर धब्बा लग रहा है ना, इसलिए सवाल है आपसे। देखिए ये धब्बा लगाने की ही राजनीति है, इनका काम यही है कि आप लोग भी वही राजनीति कर रहे थे, मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी माफिया मांगी ना सर। हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी, हमने अंग्रेजों से पेंशन तो नहीं ली, ये उस पार्टी के लोग हैं। और आप जो बात बार बार कह रहे हैं कि अरे हमारे 2 नेता अंदर हैं, 3 नेता, सत्येंद्र जैन अंदर रहे, उसके बाद में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को करा, संजय सिंह को करा, क्या निकाला? आप एक बात बताइए कि हमने आपको बड़े बड़े नेता हैं ना, उनसे पूछवा के दिखा दीजिए, कुछ तो निकलना चाहिए था। ये आप पूरी पार्टी को अंदर कर देंगे कि ईमानदारी का मैं ईमानदार हूं, इसलिए आप बार बार मुझे चेक करेंगे कि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे सारे साथियों को अंदर करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ?
आप संजय सिंह जी से निकलवा लीजिए अगर कुछ था तो, आप मनीष सिसोदिया जी से निकलवा लीजिए, सत्येंद्र जैन जी से निकलवा लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल जी को भी डाल लेंगे। जब सारी पार्टी खत्म हो जाएगी, कल को 2 साल बाद 5 साल बाद ईडी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई बेकसूर है, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये यही चाहते हैं कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ा दो, इनका राज रहे। ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा का रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानते हैं यहाँ पर ये जो दलील और तर्क अभी दे रहे थे राजेश गुप्ता जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मुझे याद है सर, उस जमाने में तो यूपीए की सरकार होती थी और केजरीवाल साहब के निशाने पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेता हुआ करते थे। बाद में माफियां भी मांगी हैं, इस बात को भी जानता है देश, लेकिन फिर भी अब जो बात राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब क्या होगा, मतलब वो तो कह रहे हैं बाद में उनके पास तो किससे माफी मांगेंगे, माफी मांगने की भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सापरा साहब देखिए रोमाना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीएमएलए का कानून जो था, ये दरअसल उस समय जो यूपीए की सरकार ने बनाया था, वो एक गंभीर जो मामले होते हैं उसके लिए बनाया गया था। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल होता है, जिस तरह से उसमें किस तरह से पैसे का ट्रेल मिलता है और उसको किस तरह से पकड़ना है, ये उसके लिए बनाया था। ये कोई राजनीतिक द्वेष के लिए नहीं बनाया था या राजनेताओं को पकड़ने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसका गैर वापर कर रही है, इसका मिसयूज कर रही है, यानी इसमें जो क्लॉज है कि आपको जल्दी बेल नहीं मिल सकती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के लिए या विपक्षी पार्टियों का कैरेक्टर असैसिनेशन या चरित्र हनन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका गैर वापर करती है। यह हम आज से नहीं, पूरे 10 साल से देख रहे हैं। अभी आपने इतने सारे नाम लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी, पेमा खांडू वगैरह वगैरह सारे नाम लिए, लेकिन मैं चंद नाम और जोड़ना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, जिसके ऊपर आरोप लगा कि 10,000 करोड़ का घपला उसने किया है, और एक व्यक्ति कनाडा से बैठा हुआ अपना नाम बता रहा है, अपना मोबाइल नंबर बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है और कह रहा है कि मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं, भारत की एजेंसियां आकर के मेरे से बात करें या फोन से मेरे से बात करें, ईमेल आईडी भी शेयर कर रहा है। तो फिर ईडी ने क्या जगमनदीप सिंह से कनाडा में बात की है क्या? नरेंद्र सिंह तोमर की तो आपने प्रमोशन कर दी, उनको स्पीकर बना दिया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो एक पीयूष जैन के घर से 272 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, वो पीयूष जैन को तो बेल पे छोड़ दिया है। और अगर महेश शाह की याद दिलाऊं, नोटबंदी के समय 13,860 करोड़ रुपया उसने दर्ज कराया ईडी और बीजेपी से। एक मिनट, नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो ये था सर कि केंद्रीय एजेंसी जब जांच के लिए बुलाती है, समन देती है, मेरा सवाल दोबारा सुन लीजिए सर। गांधी परिवार के लोग तो पहुंच जाते हैं सामने, एजेंसी सामने पहुंचते हैं ना सर, जवाब देते हैं सवालों के। केजरीवाल साहब नहीं जा रहे हैं सर, इसको लेकर मेरा सवाल था। ये दलीलें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, ये रवैया आम आदमी पार्टी का आपको सही लग रहा है? वो सब तो है ही सर, वो तो आप दोहरा ही रहे हैं, इस पर जवाब दे दीजिए जरा। पर ये भी दलील रोमाना जी ये भी दलील तो आपको सुननी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड जो चल रहा है, जो ईडी आईटी को और सीबीआई को ये अपने टूल किट का हिस्सा बना रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए उनको आगे रख रहे हैं। यानी इनके दो भाई कहने के बावजूद गांधी परिवार के लोग गए थे ना सर जांच एजेंसी के सामने जब समन मिला था, ये सब कहने के बावजूद गए थे ना। मैं आ रहा हूं ना उसी पे। अरे आप रोमाना जी थोड़ा तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आ रहा हूं उस पे भी। गांधी परिवार भी गया था, और अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो कहते हैं कि सवाल मुझे भेज दीजिए, तो क्या हर्ज है? सवाल भेज दीजिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने इनके 3 नेताओं को अंदर रखा है। यानी पीएमएलए का मिसयूज जो होता है वो विपक्ष पे ही होता है, बाकी तो सारे वॉशिंग पाउडर से धुल के आ जाते। कमल डिटर्जेंट में प्रफुल्ल पटेल से लेकर दर्शकों को बता दिया कि वो यूपीए का दौर ही था जब ये पीएमएलए कानून बना था, और तब ईडी की तरफ से 26 जो नेता हैं उनकी जांच की गई थी। उन 26 में से 14 विपक्षी दलों के थे उस समय। मतलब उस वक्त जो विपक्षी दलों के नेताओं पर घेराबंदी हुई थी उसका आंकड़ा 54% का, और इसके बाद से 2014 से 2022 तक जिन नेताओं पर जांच का दायरा है ईडी का, उसमें विपक्षी नेताओं का आंकड़ा जो है वो 95% है। हाँ बिल्कुल वही दोहरा रही थी। लेकिन आपने जो बात कही, बासुरी जल्दी से आइए, वो कह रहे हैं सापरा साहब कि साहब इसमें क्या गलत हो गया? अरविंद केजरीवाल जानते हैं पहले से कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार केंद्रीय एजेंसी का मिसयूज कर रही है, इसीलिए उन्होंने कहा है सवाल भेजो, तो सवाल मांग लिए तो क्या गलत है? अरे ये तो बिल्कुल वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित मानसिकता है। कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है ईडी को कि मैं नहीं आऊंगा, आप प्रश्नावली भेजिए?
ईडी जांच करती है, वार्तालाप नहीं करती है। लेकिन चरण सिंह जी ने दोहरे मापदंड की बात करी। जरा मैं भी एक लिस्ट आपके समक्ष रखना चाहती हूँ रोमाना जी। ये कुछ और बेटों की बात कर रहे थे चरण सिंह जी, तो उनसे ही शुरू करती हूँ। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए चरण सिंह जी। ये कुछ नाम है, इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही हैं। इन सबको 500 करोड़ की ब्रांडिंग इस क्लब में रखा था आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, और कहा था कि ये करप्ट लीडर्स हैं देश के। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। राहुल गांधी जी, कपिल सिब्बल जी, सलमान खुर्शीद जी, वीरप्पा मोइली जी, प्रकाश जायसवाल जी, कमलनाथ जी, पवन बंसल जी, अवतार सिंह बडाना जी, अनु टंडन जी, सुरेश कलमाड़ी जी जो समाजवादी पार्टी से है, असम के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई जी जो राष्ट्रीय लोकदल से है, बिहार सीएम नीतीश कुमार जी, आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं पूछना चाहती हूं, आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं। आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो एंटी करप्शन प्लान पे आई थी और कहती थी कि इन 14 नेताओं को वो जेल में रखेगी और करप्शन चार्जेस पर उनकी जांच होनी चाहिए, आज वो इन्हीं के साथ राजनीतिक स्वार्थ में गठबंधन पर है और ये कहती है कि दोहरे मापदंड हम रखते हैं। देना चाहूंगा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अबे सर जल्दी से आप आइए, क्या लग रहा है आपको, गिरफ्तारी होने वाली है क्या अरविंद केजरीवाल की? नहीं, गिरफ्तारी तो कभी भी हो सकती है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका मुझे थोड़ा आश्चर्य है। और इसमें अरविंद केजरीवाल की रणनीति है एक खास तरह की, जिसकी वजह से गिरफ्तारी करने में उन्हें थोड़ी उलझन हो रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरी चर्चा के केंद्र में जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपने बहुतेरे नाम लिए, दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी तरह तरह के नाम लिए। एक नाम हम सब लोग भूल गए जो कि बहुत ही ताजा है, वो नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनके ऊपर पोक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ था और हम में से किसी में, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर भी पोक्सो में मुकदमा दर्ज होगा, पहले उसे जेल में डाला जाएगा। मैं कानूनी आदमी नहीं हूं, मैं कॉमन सेंस से बात कह रहा हूं, सामान्य ज्ञान से बात कह रहा हूं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने इतनी लंबी ढील दी कि वो चतुराई पूर्वक और दबाव का इस्तेमाल करके उस मुकदमे से अपना नाम निकालने में कामयाब रहे। हालांकि अभी भी उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा है। ऐसी बात नहीं कि यौन शोषण पूरी तरह पोक्सो हट गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सवाल पूछते थे कि साहब पॉक्सो में मामला दर्ज है और तब भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को? ये बात यहां पर करना जरूरी था। खैर आइए विजय सर, सवाल यही कि गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही है, गिरफ्तारी होगी या ये विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है? देखिए, विक्टिम कार्ड और गिरफ्तारी पर अभय जी ने बहुत अच्छे से गिरफ्तारी की चर्चा की और अब गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन मैं बांसुरी को थोड़ा सा बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुषमा जी के साथ मेरा एक जुड़ाव रहा। तो मैंने सुषमा जी के बाद पहली बार बांसुरी को देखा है डिबेट में और बहुत शालीन और प्रभावशाली तरीके से वो बात रख रही है। सच सही कितनी नहीं है मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो जो तरीका है उनका वो बहुत अंदाजे बया जो है बहुत अच्छा है। तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बात अब अरविंद केजरीवाल साहब की करें तो जितना माहौल बनाया, जितना संबंध दिए गए हैं और उसके बाद अब केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी पे कोई आशंका या संभावना नहीं लग रही है। वो तो हो ही जाएगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी। और ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई आज आम आदमी पार्टी ने जो है उस प्लान को लीक कर दिया, इसलिए ईडी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। आम आदमी पार्टी खुद कह रही है, हाँ, वो खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, इस वजह से आज इन्होंने गिरफ्तारी नहीं की। और मुझे कई बार कल से आज तक में ये लग रहा है कि जितनी तैयारी ईडी ने नहीं की है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उससे ज्यादा तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है। अच्छा, वो हर तरह की तैयारी उसमें लगे हुए हैं, प्रचार के लिए भी, प्रसार के लिए भी, संगठन के तौर पर भी की होगी उन्होंने तैयारी, और क्या करना है उनको इसकी भी तैयारी की होगी। तो आगे राजेश गुप्ता जी के पास लेकर चलेंगे फिर राजेश गुप्ता जी के पास डिबेट लेकर चलेंगे। मैंने राजेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैं इस बात पर हैरान था कि जो सारे नाम उन्होंने लिए वो सही बात है, उसको तो आपने और आगे बढ़ा दिया और हम सब लोग जानते हैं उसमें से कोई नया नाम नहीं है। लेकिन जो बांसुरी ने जितनी बातें की उसका जवाब उनको देना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों जवाब दिया, क्यों सम्मन के सामने पेश नहीं हो रहे, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, ये साफ करना चाहिए। और अगर गिरफ्तारी की भी बात है, समझ लीजिए मैं मानता हूँ कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ईमानदार लोगों को कभी गिरफ्तारी से डरना चाहिए। एक बात मैंने सुनी थी बचपन से कि जो लोग अपने को सोना होने का दावा करते हैं, गोल्ड का, तो हमेशा उन्हें परखने के लिए तैयार रहना चाहिए कसौटी पर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं राजेश जी, खरा सोना फिर कसौटी से डर क्यों? और अगर समन गैर कानूनी तो सर सिर्फ 2 पॉइंट्स बता दीजिए, कानूनी पॉइंट्स, समन गैर कानूनी क्यों? देखिए रामोला जी, मैं बड़ी देर से और रोज चीज़ों पे डिबेट होती है। हाँ जी।
मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बात सुन के कि क्योंकि एक आदमी ने ये कहा कि मैं ईमानदार हूँ इसीलिए लोग उससे चिढ़ गए। भाई भाजपा को सिर्फ ये दिक्कत है कि ईमानदार है इसलिए बार बार उसको और क्या कसौटी क्या चाहते हो? सुनो, अपने सबसे करीबी दोस्त को, साथी को 1 साल से वो बंद है, मनीष सिसोदिया जी, क्या इससे ज़्यादा कॉपरेशन चाहिए? सत्येंद्र जैन जी लगातार तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 साल से ऊपर उनको हो गया, आज उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी कमज़ोर हो गई, पूरा परिवार परेशान हो गया, क्या कॉपरेशन चाहिए? विजय नायर जेल के अंदर बंद है। संजय सिंह, क्या कमी? सिर्फ एक सजा के बार बार उन्होंने अडानी जी का नाम लिया और संसद के अंदर लिया, क्या कॉपरेशन चाहिए? खुद मुख्यमंत्री 10 घंटे की पूछताछ, 56 सवालों का जवाब सीबीआई को दिया ना। हम सीबीआई में जा सकते हैं तो ईडी में भी जा सकते हैं, क्या कॉपरेशन चाहिए? सिर्फ एक गुना कि मैं ईमानदार हूं तो बार बार आप मेरे कपड़े उतार के बार बार देखोगे, क्या मेरा कोई सम्मान और कोई इज्जत नहीं है? आज पार्टी देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली की इज्जत है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। आज आप मुख्यमंत्री को ले जाके बंद कर देंगे, बाकी लोगों को आपने कर ही दिया है, आपको लोकसभा का चुनाव निकालना है, सिर्फ इतना करना है ना। कल को एक बात है कि 2 साल बाद 3 साल बाद में, क्योंकि पीएमएलए में इन्होंने ऐसे बदलाव करे हैं कि बहुत समय लग रहा है, अब बाद में हो जाता है कि छूट जाते हैं, तब तक पार्टी खत्म। तब तक जो लोग जिन्होंने सपने के साथ में केजरीवाल को वोट दिया, ये सोच के कि ये आदमी हमारे बिजली में, पानी में, हमारी जिंदगी में कुछ मदद करेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएगा, बुजुर्गों के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएगा, आप उस आदमी को सोच को, उस लोगों की उम्मीदों को खत्म कर देना चाहते हो? अरे आपके पास में इतने सारे लोग हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं, मैं जरा सा जवाब ले लेती हूँ। बांसुरी हमारे साथ मौजूद है और इसके बाद दोबारा आऊंगी आपके पास, वो आपको बताना होगा मुझे समन गैर कानूनी, तो 2 कानूनी दलीलें, वो समन गैर कानूनी क्यों। लेकिन उससे पहले बांसुरी मुझे बताइए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर राजेश जी कर रहे हैं कि साहब सिर्फ सियासी विरोधियों के खात्मे के लिए, सियासी विरोधियों पर वार के लिए ईडी बीजेपी सरकार का हथियार बन गई है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको फाइंडिंग्स कोर्ट के ऑर्डर से पढ़ के सुनाई थी रोमाना जी, लेकिन मैं एक बार ये जो आंकड़ा है विधायक जी के बयान से ले लेती हूं। 121 बड़े नेता, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ईडी जिनकी जांच कर रही है, 14 से 22 का मैं आंकड़ा दे रही हूं, उसमें 95% सिर्फ विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता हैं जिनकी जांच की है ईडी ने? उनका नाम बता दीजिए। मुझे खुशी कि आपने आंकड़ा रखा जी। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो आप जानते हैं कि ये लॉ भाजपा सरकार ने लाई, ये यूपीए सरकार लाई, जैसे चरण सिंह जी ने कहा, और तब अमेंडमेंट तो आपके दौर में आया ना, का जो जिस लॉ है, अमेंडमेंट जब को चैलेंज भी किया गया की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने और भी लगा दी अमेंडमेंट, उसी की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं विपक्षी नेताओं को। जी बिल्कुल, इसका जवाब देने दीजिए। बिल्कुल ही विपक्षी नेताओं को लॉ में चेंज के कारण दिक्कतें नहीं आ रही रोमाना जी, अपने कुकर्मों के कारण आ रही हैं। अंतर समझिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वाकई करप्शन पे बहुत सीरियस है। वो कहते हैं ना स्वयं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जो कट्टर ईमानदार नेता है अरविंद केजरीवाल जी, ये कट्टर ईमानदारी का बखान करते हैं, लेकिन एक लंबी श्रृंखला है। शराब घोटाला, बंगला घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, और आज तो ये पता चला कि पैथोलॉजिकल टेस्ट भी फर्जी हैं। ईडी जो है वो सियासी हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप कह रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। अगर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का मामला होता तो फिर वो चक्की पीसिंग बीजेपी के आपके देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के लिए कहा था। सापरा साहब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति से ही आते हैं और हाथ उठाकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आप शुभेंदु अधिकारी पर नहीं बोलती हैं, आप हेमंत बिस्व शर्मा पर नहीं बोलती हैं, अजीत पवार पर नहीं बोलती हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सापरा साहब के पास। 1 मिनट रोमाना जी, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, आप मुझे शुभेंदु अधिकारी जी की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब से वो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, टीएमसी ने 30 एफआईआर उनके खिलाफ लगा दी हैं। और कैसी एफआईआर? अरे शर्मनाक। ऐसी बात है कि उन्होंने 2000 रुपए चुरा लिए, राह चलते किसी से गोल्ड चेन स्टैच कर ली। केवल और केवल कलकत्ता हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण शुभेंदु अधिकारी बाहर हैं। ये होता है राजनीतिकरण, पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग, विपक्ष का दमन करने का। अगर ये आप बात कर रहे हैं तो टीएमसी के नेताओं को देखिए। शुभेंदु अधिकारी के केसेस में खुद लड़ रही हूं, मैं जानती हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कितनी यातनाएं झेल रहे हैं। रही बात जितने भी आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण ईडी का कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट की फाइंडिंग है जो कह रही है कि किसी प्रकार की एविडेंस नहीं है।
ईडी और सीबीआई एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, और ये जो बार बार समन आ रहे हैं ना केजरीवाल जी को, ये भाजपा नहीं भेज रही, ये उनके खुद के कुकर्म है। 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के फेवरेट लिकर बैरन्स को, ये दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक बार नहीं लेकिन रिव्यू पिटीशन के डिसमिसल में भी इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। ठीक है, अब एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले सापरा साहब आप आ जाइए, उसके बाद राजेश जी आपके पास आऊंगी। जल्दी से प्लीज सापरा जी प्लीज आइए, समय कम है। सापरा साहब आइए। देखिए रोमाना जी, इन्होंने किसी भी जो नेता के पहले नाम लिए गए विपक्ष के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के कमल डिटर्जेंट से धुले हैं, उनका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं उसके अलावा भी बात करना चाहता हूं। एबीजी शिपिंग यार्ड कंपनी थी, आपको याद होगा, 22,860 करोड़ का पीएमएलए का केस बना। वो कहाँ है आज तक? उसको क्यों नहीं बीजेपी और ये ईडी उसको क्यों नहीं अटैक करती है? जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, उनकी कंपनी 6 महीने के अंदर 16,000 गुना पैसा कमा लेती है, उसके ऊपर ईडी की नजर नहीं जाती है। पीयूष गोयल, जिनके शेयर अजय पिरामल 1,000 गुना ज्यादा रेट में खरीदते हैं, वहां पर ईडी कोई पूछताछ नहीं करती है। यानी ऐसे हजारों केस हम बता सकते हैं जहां पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ईडी की नजर कभी नहीं जाती है। तो ये सिद्ध होता है कि ईडी का जो वापर है वो मात्र विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, डराने के लिए और विपक्ष के नेताओं की जुबान चुप करने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये तमाम सारे किस्से, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं। राजेश गुप्ता जी आप भी आ जाइए, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। गुप्ता साहब जवाब दे दीजिए। देखिए ये बार बार हाई कोर्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बासुरी जी मेरी बहन थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताइए। जब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मनी ट्रायल है कहाँ मनी ट्रेल, आप बात 100 करोड़ 200 करोड़ बोलने में कुछ भी बोले जाओ। आपने 2 पैसे कहीं पे दिखाए? मनीष सिसोदिया जी के गांव में गए, घर में गए, दफ्तर में गए, लॉकर में गए, रिश्तेदार पे गए, संजय सिंह जी के हर जगह आप जा चुके, आपको 2 पैसे कहीं दिखाई दिए? आप बोले कुछ भी चले जाओ। आप समझिए, आप खुद वकील हैं, आप देखो वो चीजें आप जानती हैं। इस देश में किसी गरीब को फंसाना, किसी आम आदमी को फंसाना बड़ा आसान है। आप किसी के ऊपर, आप किसी एजेंसी का दुरुपयोग करो, केस पे केस चलाते रहो। आपके पास में हजारों वजह है, आप नहीं बताएंगी 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, सेना के जवान मर गए, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप नहीं बताएंगे डिमोनेटाइजेशन में पैसा कहां गया, आप नहीं बताएंगे। आप लोग ऐसा चलिए ठीक है, आज वाले मुद्दे पर ही रहते हैं ना, वरना फिर समय कम है, डिबेट भटक जाएगी। अबे जी पहले आपके पास आ रही हूँ। ये मुख्यमंत्री पर एक्शन, ये 24 का चुनावी कनेक्शन, उसके बिना ये देखी नहीं जा सकती है खबर, या फर्क करके देखना चाहिए? एबीपी के मंच पे पहले भी कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सभी को स्वागत करना चाहिए, और उसके लिए सरकार के प्रयासों का और जो कानूनी एजेंसियां हैं उनके प्रयासों का सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का राजनीतिकरण होगा, उससे राजनीतिक फायदे उठाने की, आप देखिए ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसके समर्थन में मंच पर कौन आता है? उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण आते हैं। क्यों आते हैं? कहा जाता है कानून को अपना काम करना चाहिए, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। पर सर ये शराब घोटाले, ये आबकारी नीति के अंदर दिक्कत का मामला, ये तो कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया था, वो तो अब गठबंधन में साथी आ गए, तो कांग्रेस वाले मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनेताओं को, और खास तौर से जो सत्ता में है और सत्ताधारी पार्टी को, तो इसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। उनके पास तो एजेंसियां हैं भाई ना, वो एजेंसियां सरकार की तरफ से पहले से ही सक्रिय हैं, उनके पास अनाप शनाप संसाधन है, कानून उनके साथ है, उनको जो करना होगा वो करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मनीष सिसोदिया के घर पे छापा पड़ना शुरू होता है, भाजपा का प्रवक्ता प्रकट होता है टीवी पर और कहता है कि 2 विकेट हमने गिरा दिए हैं और तीसरा विकेट गिरने वाला है, अब तीसरे विकेट के गिराने की तैयारी हो रही है। तो ये जो होता है, मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का अगर आप राजनीतिकरण करेंगे तो वो मुहिम निष्प्रभावी हो जाएगी। जनता पे भी समाज में कोई नैतिकता उससे नहीं पैदा होगी, जनता उसको ध्यान से नहीं देखेगी, जनता उसकी प्रशंसा नहीं करेगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है वो हल्की हो जाएगी। पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी के नेता लेते हुए नजर आते हैं इस तरीके के एक्शन से जो केंद्रीय एजेंसियों का होता है। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर यदि आप कुछ बोलेंगे तो ये तो गलत होगा कि भाई आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो है उस लड़ाई को ही कमजोर करता है।
कि जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन पर अपराध है या जो मामले हैं उनका। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, कांग्रेस का मसला नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसी तरह से करती हैं कि क्या काम कर रही हैं। अब सापरा साहब को फिर से मत लाइएगा आप, क्योंकि उनके जख्मों को आप मत कुरेदिए कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ, वो ठीक नहीं है। अभी उनकी दोस्ती चल रही है, उसको चलने दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है तो वो भी ठीक है, लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है। जो अभय जी ने बात की ना, एक तो ईडी के लोग आते नहीं है कि भाई कोई आपको बयान देने आ रहे हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आज वो सफाई नहीं दे रहे। लेकिन कभी कभी ईडी वालों को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास स्टाफ की कमी हो, तो वो विपक्ष के नेताओं तक जाते हैं, तब तक स्टाफ खत्म हो जाता है। हो सकता है कि उनकी गाड़ियों के जीपीएस में प्रॉब्लम हो कि वो कर्नाटक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, केवल दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली तो तक ये सारी भी एक बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तेलंगाना तक नहीं पहुंच, तेलंगाना तक नहीं पहुंच, तेलंगाना तक नहीं पहुंच।